हेलो हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और भाई राकेश, दीपक, पृथ्वी, सब बढ़िया? AS4 आपने फिर से एक बार थोड़ा सा घर पे रिवाइज किया? अरविंद सर कह रहे थे कि बैच में बहुत बच्चे सुस्त हो गए हैं, न मेरा होमवर्क करते हैं न किसी का। ऐसे नहीं चलेगा बेटा। अब 90 दिन समय है तो अब तो ज्यादा जोश होना चाहिए। अरविंद सर बोल रहे हैं कि मेरा कोई होमवर्क नहीं करता, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं, बस आए क्लास में मरियल से पढ़े हुए और घर चले गए। ऐसे नहीं चलेगा ना बेटा, गलत बात है। थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्टिव होने की जरूरत है। ये सब पेपर के दुनिया की हर पढ़ाई स्टूडेंट की तरफ से आनी चाहिए। टीचर तो आपको नॉलेज दे सकता है, नंबर नहीं दिला सकता बेटा। नंबर तो उस इंटेंसिटी से पैदा होगा जो आप घर पे देखेंगे। प्लीज सब लोग पढ़ा कीजिए। खराई AS5 में फिर से दोहरा देता हूं। भरत भाई थोड़ा सा कैमरा ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा कैमरा डाउन कीजिए। AS4 फिर से बता दीजिए। AS4 का बेटा वीडियो है, आपको शेयर कर दिया गया है। पूरी क्लास तो फिर से नहीं हो पाएगी। खोल के, हाँ थोड़ा सा डाउन, हाँ ठीक है ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यह था कि भाई कैसे PL में चीजों को दिखाया जाए, इसी का नाम था ना ये। PL में चीजों को दिखाने का नाम था AS5। कौन सी चीजें भाई? तो कहा गया कि भाई देखो, एक तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है। इसका मतलब कोई भी इनकम एक्सपेंस जो अगर इस साल इनकम एक्सपेंस माना गया है और कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और नहीं बताता तो यही आएगा, और कोई जाने का उसका रास्ता नहीं है। याद है सबको? दूसरा था कि भाई इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग होंगी। एक तो होगा जी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है बताइए? क्या है ऑर्डिनरी एक्टिविटी? जो आप अपने कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अंडरटेक करते हैं या उससे रिलेटेड हो। मारुति है, रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगी, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, बेचेगी नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, तो कैसे काम चलेगा? टॉपर क्लासेज है, कोचिंग ऑर्गेनाइज करना, नोट्स बनाना, टेस्ट लेना, यही सब हमारा काम है भाई। लेकिन कुछ रिलेटेड भी है, डीजे पार्टी भी रिलेटेड ही है, वो भी होना चाहिए। बच्चे थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, थोड़ा चार्ज हो जाते हैं बच्चे इसी बहाने, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी देखिए हो जाता है। ये वो है जो है तो ऑर्डिनरी ही है, तो ऑर्डिनरी ही, लेकिन कई बार इसका नेचर ऐसा होता है, साइज, डायमेंशन, बिहेवियर ऐसा होता है कि इसको अलग से दिखाना थोड़ा जरूरी होता है। आपने घर में देखा होगा, घर में 5 लोग हैं लेकिन एक बड़ा ही बदमाश है, सबसे जो छोटू है वो सबसे बड़ा आतंक है, पूरा तालिबान है। तो उसको लोग कहते हैं यार इसको मत छेड़ो यार, इसको तुम एक बार छेड़ दोगे पूरे दिन सबको फालतू में परेशान करता रहेगा। तो उससे थोड़ा लोग बच के रहते हैं। है तो अपने ही बच्चा, अनाथाश्रम से नहीं लाया, लेकिन वो थोड़ा डिफेक्टिव पीस है, थोड़ा एक्सेप्शनल है, उसको थोड़ा अलग से केयर की जरूरत होती है, हैंडल विथ केयर नहीं होता है। यही है बेटा एक्सेप्शनल आइटम। देखिए ना कि इसका ऐसा नेचर एंड शेप एंड साइज हो कि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है ताकि इसका इंपोर्टेंस हम समझ सकें। ठीक बात है दोस्त? आगे आइए, 2-4 एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से थे, बोलेगा कोई एक्सेप्शनल आइटम के? हाँ जी, हाँ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट का बेचना, उस पर प्रॉफिट लॉस का होना, इन्वेंट्री का मार्कडाउन या उसका रिवर्सल होना, रिकंस्ट्रक्शन करना, ठीक है कि नहीं, लेजिस्लेटिव चेंजेज होना या लेजिस्लेशन सेटलमेंट होना, ये सब जो चीजें होती हैं इसी को बोलते हैं
एक्सेप्शनल। लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी से अलग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो है जो टोटली बताइए डिस्टिंक्ट हो, हमारे मेन लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अब हो ही गया। अब दिल्ली में आप हैं तो सर्दी जुकाम तो देखो नॉर्मल है, होगा ही, मौसम अब चेंज हो रहा है, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन मान लो कुत्ते ने काट लिया आपको, गलत जगह पे काट लिया, बैठने में भी आपको दिक्कत हो रही है, अब बताओ जी, एक तो पढ़ने का समय है, ऊपर से कुत्ते ने काट लिया साले ने, 14 सुई लेनी पड़ी, ठीक है, तब भी आप बोल रहे हैं तो भौंकने की आवाज आ रही है। अब ये जो काम हो गया, ये कौन सा काम हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, ये फालतू का 10 दिन का पंगा हो गया। भगवान ना करे, लेकिन बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइकों से फिसल जाते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हो गई है, तो नहीं होना चाहिए लेकिन हो ही जाता है, तो यही है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का देखो सबसे जो मेन पॉइंट है, हम चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस पे इसका असर पता चले तो इसको सेपरेट दिखाना जरूरी है। मतलब एक बार निकालें प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक बार आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है कि नहीं। जैसे अर्थक्वेक होना, लॉस वगैरह होना, तो इसके लिए बताइए क्या करना चाहिए, इसका डिस्क्लोजर सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। जरूरत पड़े तो नीचे हम उसके बारे में बता भी देंगे। ईच आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द मैनर सो दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करेंट प्रॉफिट लॉस कैन बी परसीव्ड। वही मैनर है, एक बार बिफोर निकाल लीजिए और एक बार आफ्टर निकाल लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा इस बात का इम्पैक्ट कितना है, क्या है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं। चलिए, तो इतना सब ने हमने पढ़ लिया था, अब आगे चला जाए। आइए आज की बात हम लोग शुरू करते हैं। कुंदन ने काट लिया, नहीं यार, कौन है कुंदन? अच्छा, नहीं वो नहीं काटता बेचारा, क्या बात कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, लेट्स सी क्या समझ रखा है उसको। इधर आओ, नहीं ये कह रहा है, देसू कह रहा है, देसू कह रहा है, देसू। चलो आ जाओ। प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम की अगर हम बात करें तो इसका डिफिनेशन याद रखिएगा कि प्रायर पीरियड आइटम वो है जो विच अराइज इन द करंट ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ वन और मोर, ये मेन बात है प्रायर पीरियड। जैसे होता ना, कुछ ऐसी बातें होती है जो चोट लगेगी गर्मी में, दर्द होगा ठंडी में, मतलब उसका असर थोड़ा लेट से होता है। तो प्रायर पीरियड आइटम देखो क्या है बेटा, हम बना रहे थे 2020 का पीएल, ठीक है, उसमें कुछ हमसे गलती हो गई, कोई भी गलती तो कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो फिक्स्ड एसेट परचेज किया, परचेज में चला गया, फिक्स्ड एसेट सेल किया, नॉर्मल सेल मान लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं। या कोई मान लो ओमिशन हो गया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट भूल गए, प्रीपेड को एडजस्ट करना भूल गए, डेप्सन चार्ज करना भूल गए। सही करने का एक तरीका है, गलत का तो बाकी सब तरीके गलत ही हैं। तो किसी भी तरह से कोई एरर या कोई ओमिशन हो जाए, कब? प्रायर पीरियड। अच्छा, प्रायर पीरियड कोई भी हो सकता है, प्रायर पीरियड इसके पहले वाला कोई भी साल हो सकता है, 2000, 2019, 2018, 2017, 2016, कोई भी। अब वो प्रायर पीरियड का आइटम मान लो पता नहीं चले तो बात ही खत्म। लेकिन पता चली और 2021 में पता चली कि अरे वहां ये गलती हुई थी, वहां ये गलती हुई थी, ये बात कब पता चली? अब पता चली करंट ईयर में, पता अब चली, हुई गलती कभी और थी। तो फिर ऐसे सिचुएशंस के लिए देखिए क्या कहा गया है कि भाई आपको करना यह है कि इसका असर पता चलना चाहिए, क्योंकि असल में इस साल का तो है ही नहीं है। तो हम ऐसा ना करें कि करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकाल लें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और तब उसके बाद प्लस या माइनस इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम करें। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो वही है जो सब एडजस्ट करने के बाद होगा। गलती पता चल जाए तो उसको एडजस्ट तो करना ही चाहिए इंसान को, चाहे जब पता चले। सुबह का बोला शाम को आए तो शाम को ही ठीक करेंगे, ठीक है कि नहीं। मान लो बच्चे ने सुबह में गलती करी और भाग गया, शाम को लौटा तो क्या करेंगे? ठीक है कि नहीं। लेकिन पीटेंगे जरूर, वो कांस्टेंट है। तो वही वाली बात है, गलती कभी हुई हो, जब पता चलेगी तभी ठीक करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो जब ठीक करेंगे उस समय उसका पीएल में इंपैक्ट तो जाना ही है, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा पता चलना चाहिए क्या इंपैक्ट है।
ठीक बात है कि नहीं? तो इसके लिए थोड़ा सेपरेट प्रेजेंटेशन हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना। यही सेपरेट प्रेजेंटेशन की बात मैं आपसे कर रहा था। एकदम गांठ मान लीजिए, एरर और ओमिशन होना जरूरी है। अगर है तो उसका इस साल थोड़ा सा ऐसा आपको दिखाना चाहिए ताकि उसका इंपैक्ट पता चले। देखो सुनो ना, 5 साल पहले की गलती ऐसा है, कोई रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, उससे 1 साल पहले का कुछ आया मन में कि पिछले इसके कितना बैलेंस था, फिर थोड़ा और पीछे गए, फिर देखा, फिर थोड़ा और पीछे गए, तो पता चला अच्छा गलती तो यहां से शुरू हुई थी। कभी आप क्वेश्चन बनाने समय होता है, चौथा स्टेप बनाने के बाद आपको लगता होगा नहीं यार कुछ गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में गए तो यार यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है, थोड़ा दूसरा देखते हैं, फिर पता चला वो यार ये पहले में 1 0 मैंने कम दे दिया था। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा। तो ऐसा होता है कि मान लो भाई परचेज हम भूल गए थे, क्रेडिटर ने बिल भेजा, अकाउंट भेजा, उसमें ज्यादा अमाउंट आ रहा है, यार तुम ठीक पीछे बैठ गए तुम दोनों, ईसा तुम इधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा, समीर बेटा थोड़ा सा उधर आ जाओ, हाँ उधर हो जाओ, हाँ थोड़ा आ जाओ इधर, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो तुम लोग, यार बात समझो ना। ये कैमरा जरूरी है क्योंकि इससे आप ही को फायदा है, लेकिन एकदम सामने तुम बैठ जाते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। थोड़ा समीर उधर हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ यार, जब क्लास में हो तो थोड़ा दिखाई देना चाहिए ना, थोड़ा सा इधर कर लो चेयर। चलो शुरू करें। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं इस एस में। AS5 में कोई बोला क्या क्या ट्रीटमेंट, बोला सेपरेट प्रेजेंटेशन, बस AS5 का एक ही है, सेपरेट प्रेजेंटेशन। अब देखो भाषण में जो मेन लोग होते हैं उनका नाम लिया जाता है कि रिस्पेक्टेड जो भी सर हैं, प्रिंसिपल सर, क्लास टीचर सर, क्या कर रहा है, हाँ जो भी है, मतलब प्लीज प्लीज प्लीज, तो ये सब बोलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बोलते हैं भाई और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, है ना, भाई और बहनों, बहनों और भाइयों, जो भी है। तो लेकिन जो मेन होते हैं उनका नाम बोला जाता है, वही वाली बात यहाँ है, जो मेन है उनका नाम आपको सेपरेट बताना है, बाकी सब तो है ही, मिक्स इनकम है ही, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट बस इतना ही पढ़ते जाओ। कई बच्चे बोलते हैं सर AS5 नहीं समझ आया, मैं भाई बार बार बैठ के सोचता हूँ अभी यार इसमें समझ क्या नहीं आया, असल में खोज रहा हो तो इसमें कुछ खास होगा, है ही नहीं। इसमें खास यही है कि यू हैव टू प्रेजेंट सेपरेटली। देखो ना, नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड शुड बी, बताइए, ये नहीं बता रहा है कि डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो वो आप देखो कि डेबिट होना है क्रेडिट होना है, हम तो इतना जानते हैं शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ताकि करंट ईयर PL पे इसका जो असर पड़ा है वो लोग समझ सकेंगे, अच्छा 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 प्रायर पीरियड नहीं होता तो ये होता, गेटिंग माय पॉइंट, प्रायर पीरियड नहीं होता तो ये होता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता तो ये होता, एक्सेप्शनल नहीं होता तो ये होता। देखो सब कुछ जोड़ने के बाद जो होगा शेयर होल्डर का तो वही है, लेकिन उसमें वो लास्ट वाला कैसे आया, ऐसे लिखेंगे, सुनो सुनो ना, ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल एंड प्रायर पीरियड आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर प्रायर पीरियड, फिर प्रायर पीरियड लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। आना तो है ही, केवल सेपरेट डिस्क्लोजर है। कई लोग बोलते हैं सर इससे क्या फायदा, फायदा समझने वाले समझ रहे हैं, रेशियो पढ़ने वाले समझेंगे ज्यादा। आपको पता है नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट ऐसी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आदमी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि इसकी ये कमाई हो रही है, आगे क्या होगा, और उसी के बेसिस पे आदमी शेयर की इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी सारे डिसीजन लेता है ना, लोन दें ना दें, डील करें ना करें, तो सब कुछ एकदम नहीं, मतलब मिक्स करके रख दोगे क्या पता चलेगा। खिचड़ी में स्वाद पता नहीं चलता कि भाई मान लो खिचड़ी खराब है तो आप नहीं बता पाएंगे चावल खराब था, दाल खराब था, सब्जी खराब थी, लेकिन अलग अलग बना हो, मिला के तो खाना ही है, इसमें कोई दो मत थोड़े ना है, लेकिन अलग अलग बना हो तो पता चल जाता है दाल थोड़ा गड़बड़ है यार, ज्यादा नमक हटाओ इसको, हम चावल सब्जी खा लेंगे, ये सब्जी गड़बड़ है, अचार ले आओ, तो पता चल जाता है कि ये चावल जला हुआ है, फिर से बनाओ, पता चल जाए। लेकिन खिचड़ी बन जाए तो फिर कुछ पता नहीं चलता।
तो फिर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था ये ट्रीटमेंट का एस नहीं है, प्रेजेंटेशन का एस। कई सारे एस हम लोग पढ़ेंगे जिसमें ये नहीं बताया कि डेबिट करो, क्रेडिट करो, कैपिटल में डालो, पीएल में डालो, बैलेंस शीट में डालो, ये सब नहीं बताएगा। उसमें बताया कि इसको दिखाओ कैसे। तो यहां पता है कैसे दिखाना है? स्पेशल है भाई, जरा सेपरेट है ना। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, और फूफा जी के लिए कपड़े ना आए तो ऐसा भड़कता है कि मत पूछो, है कि नहीं? असल में फूफा जी 10 साल पहले जीजा जी होते हैं, तो उनकी कदर अलग होती है। अब धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं फूफा जी, फिर उनकी कदर घट जाती है। उनको बुरा लगता है कि साले ये पहले इतना ध्यान देते थे, अब देते ही नहीं ध्यान। ये इस बात का उसको ज्यादा मलाल होता है, इसलिए बहुत भड़कता है। छोटी छोटी बात पे ऐसे भड़क, मैं जा रहा हूं, कहीं कोई पीछे बोलता जाना, और भड़क जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा अब। तो यही वाली बात यहां है कि सेपरेट प्रेजेंटेशन होना थोड़ी जरूरी है। जिस आदमी की जैसी हैसियत है उसके हिसाब से उसका काम हो तो अच्छा है, ठीक ना। चल, अल्टरनेटिव अप्रोच बोला है। कई लोग बोलते हैं भाई प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकाल के उसके बाद लिखो, कई लोग बोलते हैं ऊपर भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, लिखना तो है ही है। अब आओ जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथी बात, अकाउंटिंग एस्टीमेट। अल्टरनेटिव अप्रोच में है कि पीएल के पहले लिखें कि बाद में लिखें। तो कई लोग बोलते हैं पहले ही लिख दो, कई लोग बोलते हैं बाद में लिख दो, और लिखना तो है ही। आ जाओ, अकाउंटिंग एस्टीमेट पढ़ो। व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टीमेट? देखो, अकाउंट करते समय हजार ऐसी चीजें होती हैं जो हम फ्यूचर को जज करके करंट की बात करते हैं। सबसे पहले जितने भी प्रोविजंस हैं, बताओ क्या है, चाहे वो डिप्रिसिएशन का ही क्यों ना हो। डिप्सन में ओरिजिनल कॉस्ट तो आप बता सकते हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास होता है, लेकिन क्या यूजफुल लाइफ की गारंटी दे सकते हैं आप? और आपको पता है यूजफुल लाइफ पे डिप्सन डिपेंड करता है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ की गारंटी दे सकते हैं? जज ही तो कर सकते हैं कि ये 2 लाख में बिकेगी कि 1.5 लाख में। हो सकता है उस समय 1.65 का बिक जाए, कोई गारंटी नहीं दे सकता ना। इसलिए डिप्सन क्या है? एस्टीमेट है। जितने प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर टैक्सेज, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर पीएफ, ग्रेच्युटी, व्हाटएवर, सारे प्रोविजन एस्टीमेट है। और आपको पता ही है एस्टीमेट कैसे होता है, हम जिस समय खड़े होते हैं उस समय के बेसिस पे हम एस्टीमेट करते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो एविडेंस अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे। लेकिन 1 साल के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। आप जब 15 सितंबर को आए थे तो उस समय आपके सामने एक अलग तरह की बात थी कि क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कोर्स होगा कि नहीं टाइम से, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। आज से 6 महीने पहले की बात है, 5 महीने तो हो ही गया पूरा एकदम। अब आज आप खड़े हैं 10 फरवरी। अब 5.5 महीने के अंदर जो भी आपने पढ़ा, आपसे पढ़ाई हुई नहीं हुई, कोचिंग ने आपको ठीक से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जो भी है, अब वो परिस्थितियां सब आपके सामने एक्चुअल हो गई हैं। लेकिन अभी 3.5 या 3 महीने बाकी है। कितना आपने पढ़ रखा है वही दोस्त आपको पता है, कितना भी आपको और पढ़ना है, रिवीजन और टेस्ट देना है वही पता है। तो ये 5 महीने में जो आपने सोचा था एज इट इज वैसा ही हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है। आज फिर एस्टिमेट करेंगे, आज कोई और बात होगी। अब देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो बौद्ध ग्रुप के थे सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो गए कुछ लोग शिफ्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा मई में देंगे ही नहीं। कोई है आपके के टच में ऐसा? पक्का होगा 1-2 बच्चा, 3 बच्चा ऐसा होगा जो बहुत दिन नहीं आ पाया, तो अब सोचो अब छोड़ो, अब नवंबर में ही देंगे सीधा। आप कई कोई लाइफ में कुछ बात हो गई, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई। अब देखो पृथ्वी है, पृथ्वी ने पिछली बार अटेम्प्ट इसलिए नहीं दिया कि उसने कहा कि सर ऑनलाइन पढ़ाई की थी मैंने तो मुझे नहीं कॉन्फिडेंस हुआ। अब की बार देखो फिर ऑनलाइन पे चला गया। भाई एग्जाम दे देना पृथ्वी, ठीक है ना। आया, थोड़े दिन आया था, थोड़े दिन मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक आया था, फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन। हाँ, लॉकडाउन के बाद नहीं, उसके पहले भी थोड़ा गायब था, शादी वादी शायद घर में थी बेचारे की, अब उसकी हुई नहीं तो उसको बड़ी परेशानी है। चलो जो भी है, तो ये क्या है, ये परिस्थिति का चेंज ही तो है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, चेंज होता रहता है।
अगर ऐसा हो रहा है तो उसका असर पीएल पर भी होगा। कैसे? हमने 2021 के मार्च में कुछ और सोचा था, लेकिन चेंज होते होते हो सकता है 3/22 में बात कुछ और हो, चाहे वो एसेट ही क्यों ना, फिक्स्ड एसेट ही क्यों ना हो सकता है फिक्स्ड एसेट हमने सोचा था 10 साल चलेगा, 1 साल चलाने के बाद लगता है 5 साल चल जाए वही बहुत है। ऐसा कई बार होता है। और कई बार सोचते हैं 4 साल चलेगा, 1 साल चलाने के बाद लगता है नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो अभी और ज्यादा चलेगा। ठीक बात है। तो परिस्थिति बदलती है दोस्त, जाहिर है परिस्थिति बदलेगी तो प्रोविजन भी बदलेगा, हर एस्टिमेट बदलेगा। तो क्या वो एस्टिमेट बदलेगा तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे अकाउंट करें, ये बात एक बार तय कर लेते हैं। आगे तय कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। ठीक है ना? पढ़िए, कहता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट। इट इज नॉर्मली बेस्ड ऑन जजमेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जैसे बैड डेट है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट वगैरह है। सही बात है कि नहीं? As a result of uncertainty inherent in the business activity, many financial estimates items cannot be measured with precision but only estimated. The estimation process involves judgment based upon the latest information. ठीक है कि नहीं? अब ऐसी सिचुएशन अगर मान लो चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होता है। जैसे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल तो उसी साल रिकॉग्नाइज होगा बेटा, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन में अगर लाइफ बदल जाए तो कई सालों का असर होगा। इस साल भी चेंज होगा और आगे हर साल में बदलाव आ जाएगा ना। इन बोथ द केसेस चेंज रिलेटिंग टू करेंट पीरियड रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस इन द करेंट पीरियड। और फ्यूचर का अगर है तो फ्यूचर में करेंगे, अभी उसके लिए क्या मरना। ठीक है, बट अब बात आती है मैनर की। ये तो हो गया ट्रीटमेंट बेटा, अब हम बात करेंगे मैनर, कैसे वो चेंज आया है तो उसको कैसे दिखाएं। जैसे मान लो अब तक हम डिप्शन चार्ज करते थे 20,000, अब डिप्शन हम चार्ज करने जा रहे हैं 35,000, क्योंकि यूजफुल लाइफ में चेंज हो गया। चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी में नहीं हुआ, यूजफुल लाइफ में हो गया। फ्यूचर में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वही पढ़ा रहा हूं। अब मान लो कि भाई 30 और 20 से 35 हो गया, तो हर साल का इस साल थोड़ा डालेंगे, इस साल 35 कर देंगे, फिर अगले साल जैसा होगा वैसा करेंगे। द इफेक्ट ऑफ चेंज शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग, मार्क करना, सिर्फ ही मार्क करना, सेम क्लासिफिकेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। सेम क्लासिफिकेशन यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। अच्छा, मेरा एग्जाम डिले हुआ था, एलिजिबल नहीं था। ठीक है बेटा, मैं समझा कि आपने ऑनलाइन के चलते छोड़ दिया था, क्योंकि तब भी आप बहुत जोर शोर से पढ़ते थे ऑनलाइन पे, और अब भी बेटा जोर शोर से ही पढ़ना है। बस एग्जाम पक्का देना है, अब की बार आप एलिजिबल हैं और पास करके दिखाना है सर को। चलिए ध्यान दीजिए, नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज द सेम क्लासिफिकेशन यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। मतलब पहले अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल में दिखाया था तो अभी भी वही दिखाएंगे, जो पहले नाम से दिखाए थे उसी नाम से बताइए हम अब की बार भी दिखाएंगे, किसी अलग नाम से हम दिखाने की बात नहीं करेंगे। नाम बिल्कुल वही होगा जैसा कि पहले था। ठीक है, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट दैट हैज ए मटेरियल इंपैक्ट ऑन करेंट ईयर। मतलब करंट ईयर में प्रोविजन बदल गया और उसका इंपैक्ट बताइए कैसा है, मटेरियल है, मतलब बड़ा मेन है, या उसका सब्सिक्वेंट पीरियड पे होना है। ठीक है कि नहीं? इट शुड बी डिस्क्लोज। डिस्क्लोज कहां? सेपरेटली। कोई बहुत मटेरियल इंपैक्ट है और अगर पीएल में नहीं दिखा सकते तो नोट्स में दिखा देना कि भाई क्यों आपका प्रोविजन जो पीछे 20 लाख था अब एकदम से 50 लाख क्यों हो गया। एक्सेप्शनल आइटम हो गया ना भाई, ये हमने पढ़ा था पीछे, चेंज इन प्रोविजन में भी एक्सेप्शनल आइटम। क्या कारण है, वो कौन सी परिस्थितियों में बदलाव आ गया कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसके बारे में प्लीज आप डिस्क्लोजर दे देना। मेन देखो, मेन मकसद क्या है, यूजर को बेस्ट इंफॉर्मेशन देना फॉर एनालिसिस, बेस्ट इंफॉर्मेशन।
आप मिठाई की दुकान में जाइए तो मिठाई तो दिख ही रही होती है, साथ साथ नीचे उसका नाम भी लिखा होता है। भाई आप जो खा रहे हैं आपको पता तो होना चाहिए क्या खा रहे हैं आप। छेना की 50 मिठाइयां होती हैं, बेसन की 50 हो सकता है, नमकीन 50 तरह का हो सकता है, तो नीचे लिखा होता है कि नहीं, नामकरण उसका होता है कि नहीं। पूछेंगे तो बता भी देगा कि इसके अंदर क्या होता है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, मतलब अच्छा मैं थोड़ा सा हाई वैल्यू वाले में, तो डिश का नाम लिखा होगा, एक तो नाम साला अजीब लिखा होगा। जो चाइनीज और डिश होगा उसमें तो नाम ही अजीब होगा, लेकिन उसके नीचे भी लिखा होगा उसका एक्सप्लेनेशन कि भाई आखिर ये कौन सी चीज है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ टॉम यम सूप, अब टॉम यम सूप तो हमें नहीं पता, तो वो सूप की कोई वैरायटी है, तो उसके नीचे लिखा होगा कि वेजिटेबल्स स्लोली कुक्ड इन दिस टाइप ऑफ सिरप, या जो भी अपना है, मिक्स्ड विथ फ्रेश फ्रूट या मिक्स्ड विथ प्राउन या जो भी चिकन या जो भी है सब उसके नीचे लिखा होगा। तो उससे थोड़ा सा पता चलता है कि भाई ये तो चैप्टर है, उसके अंदर ये बातें हैं, ये सिलेबस है, उसकी ये डिटेल है। तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं यूजर को। तो हम भी तो यही है भाई, वो सेफ है, हम अकाउंटेंट है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमारे यूजर को डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है, तो क्या हमें बताना नहीं चाहिए उसके बारे में। कई जगह तो साफ साफ लिखा होता है कि अगर कोई आपको एलर्जी है पनीर से या किसी ऐसी चीज से तो प्लीज बता दीजिए ताकि हम उस चीज को ना डालें। कई रेस्टोरेंट में मतलब साफ साफ आप मेनू पे देखिए वो ये बात लिखी होती है, यही बात यहां भी है, हमें डिस्क्लोजर कर देना है। ये नहीं कह रहा कि पीएल में नहीं डालना है या डालना है, वो तो डालना ही है, चेंज होगा तो पीएल में तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत तो है नहीं, लेकिन आएगा तो उसको ऐसे दिखाओ ताकि यूजर का ध्यान वहां रुके, यूजर उसका इंपैक्ट समझे, फिर आगे बढ़े। ठीक ना, चलिए। अच्छा ये भी देखिए, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई द अमाउंट द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। ये तो हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, कि जिसका इंपैक्ट अगले साल नहीं बता सकते उसके बारे में बता दो कि हम नहीं बता पा रहे हैं, ताकि यूजर समझ जाए कि भाई वो ये भी वैसे हैं जैसे हम हैं। चल, सबसे लास्ट पॉइंट है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और आपको याद हो तो ये AS1 में भी था, लेकिन भाई साहब ये AS5 में भी है। AS1 में थोड़ा समरी में था, AS5 में थोड़ा डिटेल में है। असल में AS1 बनने के बाद लोगों ने महसूस किया कि जितना इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था AS1 में बताया नहीं गया है, तो इन्होंने एक बार फिर से रिवीजन मार दिया। चलिए ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल and method of applying those principles adopted by the preparation enterprise in the preparation and presentation of the financial statement। किसी को याद हो तो यही AS1 की डिफिनेशन है, बिल्कुल सेम, कोई रत्ती भर भी चेंज नहीं है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड ओनली व्हेन, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये AS1 में नहीं था। AS1 में था कि भाई अगर कभी चेंज करोगे तो करना क्या है। ये बोल रहा है कि चेंज करोगे, रुको रुको रुको, कर ही नहीं सकते, चेंज इसी परिस्थिति में कर सकते हो वरना चेंज नहीं कर सकते। पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय स्टेट। मान लो कि कंपनी एक्ट में बदलाव आ गया कि देख भाई WDV नहीं ले सकते, सबको SLM लेना है, SLM नहीं ले सकते, सबको WDV लेना है, तो वो बेचारे जो पहले SLM से कर रहे थे क्या वो WDV में नहीं आएंगे? भाई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई AS में बदलाव आ गया या कोई नया AS आ गया जो कह रहा है कि भाई इस चीज की इस तरह से ट्रीटमेंट होगी, पहले कुछ और, जैसे मान लीजिए अमालगमेशन है, तो अमालगमेशन में पहले एक ही तरह से जब हम लोगों ने CA में पढ़ाई की थी तो AS14 नहीं था, उसी साल AS14 आया था। तो हम लोग पहले केवल एक ही मेथड से करते थे, परचेज मेथड से। बाद में आ गया कि नहीं, अमालगमेशन 2 तरह का हो सकता है, एक अमालगमेशन इन नेचर मर्जर हो सकता है, एक परचेज हो सकता है। आ गया ना भाई। अब जो मर्जर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या उसको परचेज मेथड से कर सकते हैं? उसको तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट से करना। अभी ऐसा आ गया,
एक मर्जर हमने पीछे किया था, एक मर्जर अब कर रहे हैं। कंपनी तो कितनी भी हम टेक ओवर कर सकते हैं। पिछली बार हमने किया था परचेज से, लेकिन अब की बार हमें करना पड़ा मर्जर से। क्यों भाई? क्योंकि एस आ गया। तो कोई एस आ जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले जो पुराना AS2 था उसमें कम से कम 10 तरह का इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलाउ था, 10 तरह का। बेस स्टॉक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लीफो सब अलाउ था। वेटेड में भी कई था, सिंपल, पीरियोडिक कई था। अब AS2 बदला, 1999 में चेंज हुआ था AS2, रिवाइज AS2। उसमें अब 2 ही अलाउ है, आपने पढ़ा है। कौन कौन सा? वेटेड और फीफो। अब मान लो लीफो नहीं अलाउ है, आप कर रहे हो फॉलो, तो क्या करोगे? चेंज नहीं करोगे। जैसे हम पहले प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते थे तो केवल करेंट टैक्स लेते थे, ठीक है। लेकिन AS21 है, उसने कहा ना, डेफर्ड टैक्स भी कोई चीज है भाई साहब, डेफर्ड टैक्स भी कोई चीज है जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो अब डेफर्ड टैक्स करनी पड़ी, पहले हम नहीं करते थे। तो आप कहेंगे मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं ऐसे में तो करना ही पड़ेगा। जब एस कह रहा है तो बात तो माननी पड़ेगी ना बेटा। तो इसको बोलते हैं कि भाई ड्यू टू कंप्लायंस विथ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन तीसरा भी है कि व्हेन इट इज कंसिडर्ड दैट चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट। देखिए होता क्या है, बिजनेस की परिस्थितियां भी बदलती हैं, बिल्कुल बदलता है बेटा बिजनेस की परिस्थिति। और परिस्थिति जब बदलेगा तो ट्रांजैक्शंस भी बदलते हैं, उनका नेचर भी बदलता है। तो हो सकता है जो पॉलिसी हम पहले लेके चल रहे थे वो पॉलिसी ठीक ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई हम जिस तरीके से पहले एस्टिमेट किए थे कि हमें एसेट से बराबर बेनिफिट मिलेगा, लग रहा है अब नहीं मिलेगा। अब बेनिफिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो पहले हमने SLM पे लगाया था, लेकिन अब लगता है SLM पे लगाना उचित नहीं है। कौन सा सही रहेगा? WDV। तो हम अब WDV पे आ गए। तो अब कहेंगे गलत हो गया? बिल्कुल नहीं। कैसे गलत हो गया? जैसी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे बेटा, उसमें क्या है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जब एस ले लिया तो एकदम रिजिड हो जाएंगे, हम और किसी तरह से कर ही नहीं सकते। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल परिवर्तन ला सकते हैं। किस बात पर डिपेंड करता है बेटा ये? हाँ जी, हाँ, परिस्थिति पे। परिस्थिति बदलेगा तो हम भी बदलेंगे। तो मैनेजमेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन हम जान लेंगे एज ए ऑडिटर, हम पूछेंगे मैनेजमेंट से कि भाई कारण बताओ क्यों, और हम उससे सेटिस्फाइड होंगे, वरना बताएंगे वैलिड रीजन नहीं है। और भी बता दूं, बार बार नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। अब की बार बोल रहा हूं SLM, अगली बार फिर स्टेट लाइन, फिर अगली बार SLM, फिर मजाक बना रखा है। इसका मतलब है कि केवल मैनेजमेंट के चाहने से नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि भाई एज पर मैनेजमेंट चॉइस, एज पर इट इज कंसिडर्ड दैट चॉइस विल मेड मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट ऐसा चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट ऐसा क्यों चाह रहा है? क्या बेटर प्रेजेंटेशन होगा, बेटर ट्रीटमेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब हर बार थोड़ा बोल सकते हो अब की बार मेरा मूड ऐसा, अगली बार मेरा मूड ऐसा है, मैं मीठा खाऊंगा, नमकीन खाऊंगा। मीठा नमकीन थोड़ा बना रखा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 परिस्थितियां हैं, बोलो कौन कौन सी? एक्ट, इंस्टीट्यूट, रिक्वायर्ड बाय एस, और मोर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, ठीक है ना बेटा जी। तो 3 परिस्थितियों में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और याद रहेगा आपको, जब ऐसा चेंज होता है तो क्या होता है, किसी को याद है? AS1 ट्रीटमेंट यहां नहीं है, ट्रीटमेंट कहां है? AS1 में। क्या था? फैक्ट बताना है कि हां मैंने चेंज किया है WDV से स्टेट लाइन। नंबर 2, इंपैक्ट, ऐसा चेंज करने से करंट ईयर या फ्यूचर पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर नहीं बता सकते क्या फर्क पड़ेगा तो ये फैक्ट बताइए कि हम नहीं बता पा रहे, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट। याद आया तीनों बातें? चलिए, लेकिन इसमें नया क्या है, ये बहुत प्यारा मुझे लगता है कि फॉलोइंग आर नॉट चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जरा पढ़ना बेटा,
कि adoption of an accounting policy for the event or transaction that differ in substance from previously accruing event or transaction। ये बड़ी प्यारी चीज है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। मतलब कोई ऐसी इवेंट और ट्रांजैक्शन है जो डिफर करती है इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियस अकरिंग इवेंट्स। बट अगर इवेंट ही बदल जाए तो क्या पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए? पहले हमारा इवेंट होता था एक्स, अब हो गया वाई, तो जरूरी है कि जो एक्स पे पॉलिसी है वही वाई पे करें। एग्जाम्पल देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम इन प्लेस ऑफ एक्स ग्रेसिया पेमेंट। एक्स ग्रेसिया पेमेंट का मतलब होता है जो जब रिटायर होगा तब उसको हम पे करेंगे, इसको बोलते हैं कौन सा? एक्स ग्रेसिया। जो जब रिटायर होगा तो हम उतना पे करेंगे। अब हुआ कि ना, फॉर्मल प्लान बनेगा, हर साल प्रोविजन बनेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। समझ रहे हो बेटा? एकदम एग्जैक्ट पीछे नहीं, थोड़ा इधर बैठो और बैठो। हाँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रांजैक्शन बदलेगा और हमने पॉलिसी अगर बदल दी, सिमिलर ट्रांजैक्शन का कुछ और था, आप कुछ और कर रहे हैं, तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। कारण बताइए? ट्रांजैक्शन बदल गया है ना, इवेंट बदल गया, ट्रांजैक्शन बदल गया। अच्छा, एक और, ट्रीटमेंट ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट अकर प्रीवियसली और दैट आर इमटेरियल। कोई ट्रांजैक्शन ही नया आ गया जो पीछे कभी हुआ ही नहीं। जैसे मान लीजिए पहले आप केवल काउंटर सेल करते थे, अब ई कॉमर्स कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स के अपने चैलेंजेस हैं, रिटर्न का भी बहुत चांस होता है, तो उसमें सेल हम थोड़ा रुक के मान रहे हैं, जब एक्सेप्ट हो जा रहा है तब मान रहे हैं। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले काउंटर सेल में तो सेल मान ही लेते हैं। तो हमने थोड़ा सेल्स की पॉलिसी में चेंज करी कि भाई ई कॉमर्स का अलग तरह से हम सेल रिकॉग्नाइज करेंगे और काउंटर सेल की अलग तरीके से हो रही है। आपने बोला जी चेंज इन पॉलिसी कर दी, हम कहेंगे नहीं की। कारण बताइए? अरे वो ट्रांजैक्शन ही अलग है यार, वो तो नया आ गया। या पहले वो ट्रांजैक्शन ई मटेरियल था, थोड़ा बहुत था तो ध्यान नहीं देते थे, बट वो मटेरियल हो गया, तो उसके लिए हमने नई पॉलिसी फ्रेम करी। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी ऐसी चीज जो पहले थी ही नहीं, अब नई आई है, तो उसका ट्रीटमेंट तो नया ही करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है कि नहीं? घर में पहले आप 3 भाई थे, पापा जी थे, मम्मी थी, केवल मर्द मर्द ही थे, मम्मी को कोई काउंट तो करता नहीं है। जब देखो सब कच्छा बनियान पहन के घूम रहे हैं, आपस में भयंकर लैंग्वेज में बातचीत चल रही है। इसी बीच बड़े भाई की शादी हुई, घर में एक बहू आ गई। अब मम्मी को तो कोई काउंट कर नहीं रहा था, लेकिन भाभी को तो काउंट करना पड़ेगा। अब घर में थोड़ा शालीनता आने लगी, थोड़ा डिसेंसी, थोड़ा माहौल बदलने लगा। लोग अब लुंगी पैजामा पहनने लगे, नहीं तो पहले तो बेकार की चीज समझते थे। ऐसे ही गंजी वो भी ऊपर करके घूम रहे हैं, तोंद के ऊपर। तो अब थोड़ा सा माहौल बदला है, क्योंकि ट्रांजैक्शन नया आ गया ना। एक भाभी जी आ गई, बहू आ गई, तो भाई अब तो ध्यान देना पड़ेगा। अब गाली गलौज भी थोड़ा धीरे धीरे हल्के हल्के कम हो रहा है, घर के बाहर हो रहा है, छत पे जाके हो रहा है। थोड़ा सा बताइए, घर में एक जवान बेटी या बहू का होना बहुत जरूरी है मर्दों पे कंट्रोल के लिए। वरना साले इतने बदमाश हो जाते हैं, आप इतने बदमाश हो जाते हैं कि मत पूछो। पत्नी को तो कोई काउंट ही नहीं करता ना, मम्मी या पत्नी को कोई काउंट ही नहीं करता। किसी काउंटिंग में लोग उसको नहीं मानते, उसके सामने ही शुरू हो जाते हैं उठा पट्टा गाली गलौज सब। लेकिन बेटी अगर थोड़ी बड़ी हो या बहू हो तो फिर लोगों को लगता नहीं यार ये बैड मैनर है, फिर थोड़ा कंट्रोल रहता है। चलिए, तो याद रहेगा कि या तो ट्रांजैक्शन सुनो अलग हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं मानेंगे, या ट्रांजैक्शन नया हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं मानेंगे। लेकिन सेम ट्रांजैक्शन हो और पॉलिसी आपने बदल दी, तब तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मानेंगे। ठीक है बेटा? वही करता हूं।
ट्रीटमेंट में पढ़ा दिया है कि चेंज को डिस्क्लोज करना याद है, AS1 इंपैक्ट बताना है, और अगर इंपैक्ट नहीं हो पा रहा तो ये बात बतानी है कि इंपैक्ट नहीं हो पा रहा। ये तो हमने AS1 में पढ़ा था, याद है। चलो क्वेश्चन करते हैं, स्टडी मटेरियल, बी रेडी। देखो मजे मजे में 2 दिन हमने 2 घंटे टाइम लिया आपका और 2 AS हो गया, ठीक है कि नहीं। समय तो देखो देना पड़ेगा ना, 13 AS है तो 26 घंटे तो देने ही पड़ेंगे ना भाई। उसमें से भी कुछ AS बढ़िया थे, AS21, AS20, तो हमने ज्यादा समय भी दिया था। अब एक और अभी से ज्यादा समय लूंगा, AS19। हालांकि सबने हायर परचेज पढ़ लिया है ना भाई, फिर टाइम नहीं लगेगा AS19 में, लेकिन है तो करना तो पड़े। कल भी रखते हैं एडवांस अकाउंटिंग क्लास, ये कभी कर लेते हैं। कल पढ़ा दूंगा AS9। हाँ, जितना हो जाए उतना अच्छा है ना। फर्स्ट ग्रुप पहले पढ़ने का कोई तो फायदा होना चाहिए। आ जाओ, ये पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 1। शाम को भी इसकी क्लास नहीं बेटा, अभी रहने दो, अभी तो बहुत चल रहा है। ये देखो, फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रीवियस रेट। फाइनल बिल फॉर फ्यूल सरचार्ज इज हाउ मच? 5.3 lakhs फॉर द पीरियड अक्टूबर 2008 से सितंबर 2015 हैज बीन रिसीव्ड एंड पेड इन फरवरी 2016। हाउएवर द सेम वाज अकाउंटेड इन 16-17। कमेंट करो क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझो। आज एडवांस अकाउंट की क्लास है इको की, बेटा एडवांस अकाउंट की। आज इसमें शुरू करेंगे लिक्विडेशन, याद रहेगा, चैप्टर है बेटा। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद होना, बैच खत्म हो गया, बात खत्म। लिक्विडेशन पढ़ा दिया, समझो खत्म। आज कौन से थर्सडे है ना आज? चलिए अभी कल और परसों दोनों दिन पढ़ लेते हैं मॉर्निंग में, 2 एस खत्म करा दूंगा मैं, 2 ही दिन है, फिर उसके बाद और बैचेज है ना। कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है कि नहीं अभी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सबने पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि उसी के बेसिस पे AS7 है। वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो मजा ज्यादा आएगा। सबने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? ईसा ने नहीं पढ़ा है इसी का, बाकी सबने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ना, ठीक है। तो AS7 और AS9 2 दिन में 2 पढ़ा दूंगा। डेली अब खत्म हो जाए, क्या बच जाएगा उसके बाद? उधर लिक्विडेशन, मतलब फरवरी में तो एडवांस अकाउंट खत्म कर ही दूंगा। अब बताओ, अब फरवरी से फिर अब 20 फरवरी आ गए। अरविंद दुबे सर को हाँ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, मंडे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे से मैं कराऊंगा, मंडे से इन्वेस्टमेंट कराऊंगा बेटा। मुझे एक बात बताओ, मैं तो कराऊंगा, मैं कराऊंगा, बाकी जो कराओ हमें क्या है, इधर आओ। हाँ सुनो सुनो सुनो, अरे तो मेरी क्लास तो होने दो। SM1 पढ़ो, ये पढ़ो। फ्यूल सरचार्ज हमने बिल किया एट प्रोविजनल रेट, बिल फाइनल बिल आया 5.3 लाख और हमने उसको पे किया। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा कि प्रोविजनल बिल क्या होता है, तो ही बात बनेगी। मैं बताता हूं।
देखिए, समझिएगा जरा, प्रोविजनल का मतलब होता है कि मीटर की रीडिंग नहीं हो रही हो ना, तो छोटे छोटे शहरों में ना वो ऐसे डमी बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहते हैं। हाँ, महीने का कितना फिक्स करके लेते रहते हैं, प्रोविजनल बेसिस पे लेते रहते हैं, लेकिन मीटर तो चल रहा है। फिर उसके बाद मीटर की रीडिंग भी लेते हैं, और मीटर की रीडिंग लेके उनका एक बिल आता है। मान लो ऐसे 5 लाख दिया है, मीटर की रीडिंग करने के बाद 11 लाख आ गया, तो बोलते हैं 6 लाख रुपए और दे दो। ठीक है, 6 लाख रुपए हमें आप और दे दो। इसी को बताओ क्या बोलते हैं? फाइनल बिल, फाइनल सेटलमेंट। ऐसा आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को 2-2, 4-4 हजार देते रहते हैं, और बाद में हिसाब होता है। मान लो हिसाब 17 हजार का हुआ और 60 दे दिया है, तो 10 और ले ले भाई। तो इस तरह से करके हमने करा। तो 2008 से लेकर 2015 सितंबर का था, उस सब का फैसला फरवरी में हुआ और पे हो गया। ठीक है, फरवरी 16 में पे हुआ, यानी कि 31/3 को साल खत्म हो रहा है। लेकिन अकाउंटिंग हमने कब किया? 16-17 में। एक बात बताओ, ये तो बिल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का था। तो देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में हमने प्रोविजनल बेसिस पे करते गए, तो एरर नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं फाइनल कितना देना है। लेकिन जब 16 में पता हो गया कि फाइनल 5-30 देना है, तो उसकी अकाउंटिंग तो 15-16 में होनी चाहिए ना। लेकिन आपने 15-16 में भी नहीं किया, अब 16-17 में किया। बताओ 16-17 के लिए क्या माना जाएगा? याद है कि अगर पिछले साल की कोई भी गलती या कोई भी ओमिशन है जिसके चलते इस साल के पीएल में हमें कुछ करना पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड आइटम। सबको ध्यान रहेगा ये बच्चों को? तो इसके लिए पता है कैसे लिखेंगे? पहले हम प्रायर पीरियड की डिफिनेशन लिखेंगे। चलो शुरू हो जाओ। SM1 कैसे उठा के काट के लाना है मैं आपको सिखाता हूं। आंसर बेटा सब इस 2 पन्ने में दिया है। देखा आपने, 2 पन्ने में मैंने ये इसको कर दिया है, सारा आंसर इसी में मिलेगा। लिखो एज पर AS5, यहां से यहां तक लिखना, ठीक है? एकदम एज इट इज। प्रायर पीरियड आइटम्स बेटा लिख रहे हो पृथ्वी देशु, सबने लिख लिया? बस इतना ही लिखना है? इतना लिख लिया? अब लिखिए। नहीं लिखा? 2 लाइन तो है यार, बस यहां से 7 लाइन में हो गया, 6 लाइन में हो गया। यहां तो 2 लाइन है।
above. In the given case, final bill is settled and paid in year 1516. ठीक है ना? Its accounting in year 2016-17 is amounted to prior period item. Therefore, in accordance with AS5, बताइए क्या होना चाहिए बेटा? It should be disclosed. वो तो पीएल में तो आएगा, इसमें कोई दो मत थोड़े ना है, बट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन सच ए मैनर so that its impact on current year profit, बताइए क्या होना चाहिए? Should be perceived. सर क्लास यूट्यूब पे आएगी, मैं लेट हो गया, वोट करने गया था। बिल्कुल बेटा दिला देंगे, बाकी ऐप में तो अब हम डलवा ही देंगे। हर्ष, अपने वोट का आपने प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स करना चाहिए, कम से कम भाग लेना चाहिए। बेटा मेरा तो दिल्ली में है ना, मेरा नोएडा में नहीं है, मेरा लक्ष्मी नगर का ही कार्ड है। दो जगह से होना भी नहीं चाहिए, जेल हो जाएगी। एक ही जगह से होना चाहिए। अरविंद सर का होगा। हाँ जी दोस्त, हो गया? इस तरह से थोड़ा लिखने का आइडिया बन रहा है ना? आ जाओ। ये पहचान ही करना है बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्या है, यही पहचानना है। बात मत करो। देखो बेटा इधर आयुष, बात मत करो प्लीज। क्या नाम तुम्हारा? भूल गया मैं नाम फिर। आर्यन, क्या नाम था? हाँ, शुभम। नाम ये दिल्ली नहीं आता ना, इसलिए भूल जाता हूं। कभी कभी आता है। चलो इधर आओ। क्या नाम रखा है? कुछ और नाम रख दिया क्या क्लास में? अच्छा, शुभम बदमाश पूरा नाम है। चलो अच्छी बात है। शरीफों को लोग जीने नहीं देते ना बेटा, आदमी क्या करे। ठीक है ना? मैं सही में मतलब ज्यादा भोला भाला होने का मुझे बहुत नुकसान है। मैं बाय नेचर बेटा नहीं हूं, मुझे फक्र है इस बात का। मैं बाय नेचर कभी किसी से नहीं लड़ता, बाय नेचर। बचपन से ही मतलब नहीं होता कि बचपन से ही आदत नहीं है, बाय नेचर नहीं है। और इसका मुझे बहुत नुकसान है, मैं कभी बताऊंगा, बहुत नुकसान है। लोग कई बार नाजायज फायदा उठा लेते हैं। चलो चलो, लेकिन उसका फायदा यह है कि मैं शांत मन से अपना काम कर पाता हूं। लड़ने वाले जानते हैं कई बार क्या होता है, हमेशा तैयार होते हैं। जहां किसी ने थोड़ी सी कोहनी मारी, एकदम हाथ काट लूंगा साले। तो ऐसे में कई बार शेर को सवा शेर मिल जाता है। आपके जैसा पंगेबाज कोई और मिल जाए, अब फिर उसके बाद सब काम छोड़ के वही सब लगे रहो। चलो, तो हम
वो दुनिया में हर बात का फायदा और हर बात का नुकसान है, इसलिए मेरा पर्सनल मानना है कि जैसा आपका नेचर होना, स्टिक टू योर ट्रू नेचर, डोंट ट्राई टू चेंज, चेंज नहीं करना चाहिए। चलो आजा। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने देखो बेटा मीडियम साइज मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, उसने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन किया 5 लाख। क्या सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है ना? एक्सेप्शनल आइटम हो गया ना, ये हो गया एक्सेप्शनल। बेटा मैं बड़ा आदमी नहीं हूं ना, मेरे लिए तो 5 लाख बहुत है। किसने कहा था कि भाई बिल गेट जो है वो इतना पैसे कमाता है कि वो आज चलते हुए $10,000 अगर गिर भी जाए तो झुक के नहीं उठाएगा। मैंने बताया था क्लास में। भाई साहब हम लोग तो आगे जाएंगे ही नहीं, 10,000 के नहीं, 10,000 के लिए साले गड्ढा खोद के देखें गया कहां। ये 10,000 आज मिलना चाहिए भाई साहब, चाहे जो हो जाए। हाँ सुनो, एक्सेप्शनल आइटम है, इसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है। हमने पढ़ा था राइट डाउन, याद है आपको? राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री एंड रिवर्सल, ये बहुत मजेदार है, ये पढ़ो। एक इंप्लॉइज यूनियन से हमने 1/9/2016 में एक एग्रीमेंट साइन किया कि रेस्टो इफेक्टिव इफेक्ट से 30/9/15 से वेजेज बढ़ेगा और 5 लाख की लायबिलिटी पर एनम इससे बढ़ेगी। क्या ये डिस्क्लोजर जरूरी है? देखो बेटा ये है 1/4/15, समझने का है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। 31/3/17 मिला बेटा। कब से बढ़ाया है? इधर कहीं होता है ना बेटा 30/9/15 और यहां से लेकर 1/9/16 को हुआ एग्रीमेंट। अब आगे तो खैर लगेगा ही, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अब पीछे का भी तो लगेगा। एडिशनल लायबिलिटी 5 साल, 5 लाख हर साल की, तो मुझे लगता है 2.5 लाख इधर का नहीं, और जो भी इधर का भी है। देखो इधर का तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो करंट ईयर में है तो करंट ईयर में आ जाएगा। ये पिछले साल का भी करंट ईयर में देना पड़ेगा। ये क्या माना जाए, प्रायर पीरियड है, क्या माना जाए? आयुष ने बिल्कुल सही कहा। देखो इसमें प्रायर नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हम अभी कर रहे हैं। क्या अकाउंटेंट को सपना आ रहा है पिछले साल का जो उसने बनाया होगा? जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हम कैसे जान जाएंगे? तो ये प्रायर पीरियड नहीं है, ये तो पहले समझ लीजिए, क्योंकि देयर इज नो एरर और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ 2015-16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बारीकी है बेटा, एस ना भाग के पढ़ने का नाम नहीं है। एक होता ना कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उठाओ साले को, मटेरियल लेबर सबको सजाओ, बात खत्म। तो उसमें थोड़ा इधर उधर दिमाग चला जाए तो हो जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, इधर उधर दिमाग चला जाए तब भी कोई गलती नहीं होती है। लेकिन ये सब चीजें लॉ के जो मैटर्स होते हैं ना बेटा, वो बारीक होते हैं। ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कंपनीज, वो बारीक नहीं है, ये केस बारीक है। आपको देखने में लग रहा हो कि पिछले साल का इस साल आ रहा है तो यार ये तो प्रायर पीरियड हो गया, लेकिन सोचो ना प्रायर पीरियड में क्या लिखा था, एरर और ओमिशन। ना इसमें कोई पिछले साल हमने गलती की थी, ना ही कोई ओमिशन था। पिछले साल तो हमें पता ही नहीं था, पता कब चला? अब भी एग्रीमेंट अब भी हुआ। तो एक तो प्रायर पीरियड नहीं है, ये लिखेंगे। दूसरा एक्सेप्शनल भी नहीं है। वेजेज का बढ़ना घटना एक्सेप्शनल कैसे हो जाएगा, सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो जाएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो वो होता है जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह की लायबिलिटी एकदम से बढ़ जाना एक्सेप्शनल हो सकता है, तो इसको हम सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे एज ए एक्सेप्शनल आइटम। तो ये बात हम यहां पे बढ़िया से समझा के लिखेंगे कि प्रायर पीरियड क्यों नहीं है, लिखो खुद से, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं है, और ये एक्सेप्शनल क्यों है, और है तो क्या करेंगे। दोनों डिफिनेशन लिख मारो। हाँ, सेकेंड का फर्स्ट,
वो तो एक्सेप्शनल है, उसमें कुछ नहीं बेटा। लिखो देयर इज नो एरर और ओमिशन, देयरफॉर इट्स नॉट ए प्रायर पेड आइटम। लिख दो, लिख दो भाई, प्रायर पेड आइटम वो होता है जो एरर और ओमिशन होता है, ठीक है कि नहीं। एंड सीन देयर इज नो एरर और ओमिशन इट्स नॉट ए प्रायर पेड आइटम। लिखो लिखो, अरे लिखो यार बिंदास, मैं ना लिखवाऊंगा। प्रायर पीरियड लिख लिया, एक्सेप्शनल भी लिख लो, सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी लिख लो, फिर उसके बाद लिख लो कि बट सच वेजेज रिवीजन, बट सच वेजेज रिवीजन एक्सेप्शनल,
ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी? भाई नहीं, नॉट प्रायर पीरियड, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूं, हो सकता है गलती से बोल दिया हो। नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो वो होता है ना जो बिल्कुल अलग हो। वेरिएज रिवीजन कैसे हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? बट कैन बी एक्सेप्शनल आइटम रिक्वायरिंग, बताइए। अच्छा, आप लोगों ने वो ले लिया अकाउंट का एडिशनल, नीचे ले लीजिएगा, एडवांस अकाउंट का एडिशनल बुकलेट आ गया है। कुछ बच्चों ने तो कल ले लिया था, आप लोग ले लीजिएगा आज। 100 पन्ने का है। एफएम का तो ले लिया था ना सबने, अकाउंट का भी ले लीजिए, ले लेना बेटा एडवांस अकाउंट का, यहीं पे। नहीं, क्या बात करते हो, खत्म हो जाता, अभी तो कल ही बन के आया, खत्म कैसे हो जाएगा? एफएम का है, दो दो थोड़ा ना देंगे। इकोनॉमिक्स का भी आ गया होगा, ले लीजिएगा। हाँ, अभी चला गया, लोगों में कंट्रोल ही नहीं है, गजब है यार। ये एक्सेप्शनल के रूप में डिस्क्लोज कर दो, सेपरेट डिस्क्लोजर। अच्छा, हम ये लिखेंगे कि बट इट कैन बी एक्सेप्शनल आइटम, बस इतना लिख दो, डिफिनेशन में कुछ नहीं लिखना है तो ऑर्डिनरी, तो एक्सेप्शनल कोई डिफिनेशन थोड़े ना है, वो तो यही कि भाई ऑर्डिनरी का शेप एंड साइज ऐसा हो जाता है कि एक्सेप्शनल जाता है, हम सीधे लिखेंगे कि एक्सेप्शनल आइटम हो सकता है, सेपरेट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोविजन में कुछ नहीं है, प्रायर पीरियड का डिफिनेशन लिख दो, बोलो नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की लिख दो, बोलो नहीं है, और उसके बाद लिखो बट इट कैन बी एक्सेप्शनल आइटम, बस, रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर। चलो जी, 4 नंबर, ये बड़ा मजेदार है, कई बार आ भी चुका, बड़ा फेमस भी है। थर्ड रह गया, अच्छा, एक मिनट, थर्ड रह गया, आओ जी देखो, सुनो। कंपनी ने इन्वेंट्री शीट 31/3/2016 की बनाई, जिसमें 2 पन्ने ही गायब कर दिए, बताओ। जैसे होता है ना, देखो क्या होता है, स्टॉक काउंटिंग हुई, हाँ लिखो भाई 5 बैगे इतना, 10 पैकेट इतना, ये इतना, ये इतना, 2 पेज ही कहीं गायब हो गया, तो जब टोटल करोगे तो कम आएगा वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन हो जाएगी। उसमें 14.5 लाख का माल था और हम 14.5 लाख भूल गए, तो जाहिर है 2017 में ठीक करना पड़ेगा उसको, बोलो क्या करोगे? इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रायर पेड आइटम, ठीक है कि नहीं? लिख दीजिए सिंस इट इज एन एरर और ओमिशन इन वैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस ईयर इन्वेंट्री, सिंस मतलब डिफिनेशन तो लिखेंगे ही, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। सिंस इट इज एरर और ओमिशन in valuation of previous year inventory, therefore it will be treated, बताओ बेटा कैसे? एज प्रायर पीरियड
as prior period item in the year 2016-17. A separate disclosure for this adjustment will be required. A separate disclosure for this adjustment will be required. For this adjustment will be required. हाँ जी भाई, ठीक है, चलो इधर आओ। 4 नंबर, एक्सप्लेन वेयर फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडहॉक सिस्टम, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा? नो, नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी आप वैसे दे रहे थे, अब फॉर्मल कर रहे हैं। आपको बताना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं, वही तो पूछ रहा हूं। अरे ना, लिखो भाई साहब, लिखो एज पर AS5 as per AS5, adoption of an accounting policy for an event and transaction differ in, बस इतना ही लिखना जितना मार्क कर रहा हूं, substance from the previous accruing event on transactions are not treated as चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसे थोड़ा ना जबरदस्ती, लॉजिक के साथ बेटा, लॉजिक के साथ। बस यहीं तक लिखना है, और ये सब नहीं। as change in accounting policy. Change in accounting policies. ठीक है दोस्त, in the given case
देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इन द गिवन केस, in the given case, introduction of formal retirement plan in place of, is totally different transaction from previous ex gratia plan. Therefore, it will not be treated as, बताओ बेटा, change in accounting policy. बारीकी को समझ रहे हो? थोड़ा सा गलती करोगे तो इधर चला जाएगा आंसर, थोड़ा सा करोगे तो इधर आ जाएगा। एक बात बता रहा हूं बेटा, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आप टैक्स के, लॉ के केसेज लड़ेंगे तो इसी बारीकी का बेटा करोड़ों रुपए आपको मिल सकता है और आप अपने क्लाइंट का करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। तो किसी के काम आओगे तभी आपको रिवार्ड मिलेगा। सही कि गलत? भाई तुम चॉकलेट थोड़ा सबको बांटते हो, जो कोई स्पेशल हो, जो तुम्हारे काम है, उसी को चॉकलेट दिया होगा तुमने। ये थोड़ा कि चॉकलेट डे गली में निकल के ले लो चॉकलेट फ्री का। भाई साहब 200-200 रुपए के चॉकलेट आता है, बच्चे को अपना खून बेच के लाया है चॉकलेट, जाहिर बात है भाई। तो देखो, जब क्लाइंट के तुम जितना काम आओगे ना, क्लाइंट उतना ही तुम्हें रिवार्ड और रिस्पेक्ट दोनों देगा। आप महसूस कर रहे होंगे ये अकाउंट पढ़ना फाउंडेशन के अकाउंट पढ़ने से बिल्कुल जुदा है। ये लीगल लैंग्वेज है, एकदम हल्की सी बारीकी हुई, बात कुछ और हो गई। अच्छा, आपने ये भी ध्यान दिया, एएस की एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब लाइन हमें समझ भी आना चाहिए और भाई साहब याद भी होना चाहिए। आते हैं ना बच्चों के 90-95 नंबर आते हैं अकाउंट में, एडवांस अकाउंट में, लेकिन उसको आता है जो ये गहराई में डूबेगा। मोती तो देखो बेटा गहरे समुद्र में डूबने से मिलेगा ना, किनारे पे तो कंकड़ पत्थर ही मिलेगा। किनारे पे तो बेटा अकाउंटेंट ही बन पाओगे। चलो बेटा कैश सेल की 200 एंट्री करो, हाँ, क्रेडिट सेल की 500 एंट्री करो, वाउचर पास करो, अकाउंटेंट ही बन पाओगे किनारे में। 200 बिल है तो 200 एंट्री नहीं करोगे। आ जाओ। तो डॉक्टर कंपाउंडर में फर्क तो रहेगा ना भाई, रहना भी चाहिए। अभी आओ दूसरा देखो, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज who have retired after completing 5 years of service. Such employee got 2,000 या 220,000 per month. No such scheme. पहले कोई स्कीम था ही नहीं, पहली बार ये स्कीम आया है। तो पता ही क्या है, तो न्यू हो गया, न्यू हो गया। अब कोई नई चीज आ जाए, उसमें हमने कोई पॉलिसी अपना ली तो बोलोगे आप अलग हो गए। अलग कैसे हो गए भाई? मान लो अब तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम गली मोहल्ले के लफंडों के साथ घूमते रहते हो दिन भर। आज से 2 साल बाद तुम्हारी शादी हो गई, फिर उसके बाद तुम घर से निकल ही नहीं पा रहे हो। अब वो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं यार तुम बदल गए। भाई देखो, नए ट्रांजेक्शन्स हो गए तो पॉलिसी तो चेंज होगा ही होगा। तो उसको हमारा बिहेवियर का चेंज थोड़ा ना माना जाएगा। नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। चलो ध्यान दो, अभी तुम खाली हो, लेकिन कल आर्टिकलशिप तुम्हारी शादी गोली मारो, कल आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी तुम्हारी। तो आर्टिकलशिप शुरू होगी तो भाई सुबह 8 बजे 9 बजे निकलोगे, रात के 7-8 बजे आओगे। फैक्ट यही है। बढ़िया फॉर्म मिल गई तो हो सकता है रात के 2 बजे भी आओ।
काम बहुत होता है ना नए बड़े फॉर्म में। और तुम्हारे दोस्त पूछ रहे यार तुम दिख ही नहीं रहे, बहुत खुदगर्ज हो गए हो, तो ये भी तो बोलो कि आर्टिकलशिप शुरू हो गया है, लाइफ बदल गई हमारी। फैक्ट यही है। हम जिन यार दोस्तों के बगैर रह नहीं पाते थे, अब कभी हम घर नहीं जा पाते। 2 साल 3 साल पे घर जाते हैं, जा नहीं पाते। तो ये थोड़ा ना कि हम खुदगर्ज हो गए हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। अब हमें सिर्फ आप ही लोगों को नहीं देखना होता बेटा, आपको तो देखना ही है। ये 200 का परिवार जो 100 का परिवार है, हमें इंश्योर करना होता है कि टॉपर्स में इतनी रेवेन्यू जरूर आए कि इन सबकी समय पे सैलरी मिल सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब थोड़ा बहुत भीष्म पितामह टाइप का रोल मेरा है, बाबा जी टाइप का। अपना घर परिवार तो देखो हर आदमी चला ही रहा है, लेकिन ये 100 लोग जो हैं, ये भी तो देखना है। भरत भाई हैं, ड्राइवर साहब हैं, इनको सैलरी कैसे मिलेगी? या खूब सर्विस दी जाएगी? जाहिर है किसी से भीख थोड़ा मांगा जाएगा, सर्विस दे के पैसा लेंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर्विस देंगे तभी ना कोई आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नया ट्रांजेक्शन ही है, हमारी लाइफ का नया फेज है ये। तो इसको मैं ही वो निभाऊंगा, और कौन निभाएगा? आइए कैसे लिखेंगे इसको देखो जरा। खूब उतरो बेटा, मजा लो पूरा, एकदम पढ़ने का मजा लो। आ जाओ, फिर से लिखो। बी नंबर लिख लिया। बी नंबर, एज पर AS5 एडॉप्शन ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। पता नहीं ऐसे बार बार और लिखने से बेटे ये लैंग्वेज याद होगी तुम्हें थोड़ी थोड़ी, एकदम यही लैंग्वेज, एकदम यही। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर लॉ में हम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं? एक थप्पड़ लगाता हूं मैं उनको। लॉ तुम्हारे बाप के घर में बना हुआ है भाई, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, तो लॉ की लैंग्वेज तो लॉ की होगी। मेरे से पूछो, मैंने CS में टॉप किया है, मुझे कंपनीज एक्ट 100% याद था, तब आता है ना नंबर। ऐसे तुम लिखोगे एज पर कंपनीज एक्ट, घंटा नंबर आएगा। अरे भाई साहब लिखना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 62, तब उसके नीचे प्रोविजन और तब अपना आंसर, तब ना 5 में 5 आएगा। चलो आ जाओ, फिर से बोलो। कैसे नहीं याद करेंगे? बार बार याद करके करेंगे, बार बार पढ़ के करेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम ना मत करो, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग करने वाले हैं। उनके आएंगे 90, तुम्हारे आएंगे वो 47-45। तुम फाइट करोगे कि 200 कैसे आए, वो फाइट करेगा कि मैंने टॉप क्यों नहीं किया। यही फर्क है बेटा दुनिया में। भाई CA और डॉक्टर 5-10 लाख वाले भी हैं और 50,000 वाले भी हैं, क्वालिटी तो आपने देखनी है। चलो, एडॉप्शन ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन। कुछ नहीं बेटा, इंटेंसिटी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बस एक काम करो, तुम बाकी सब चीजें छोड़ दो 3 महीने के लिए। विचार अगर तुम्हारे मन में कुछ और आता है तो समझो कि मैं पाप कर रहा हूं। देखो तुम बेटा एकदम 90-90 लगो नहीं, तुम ठीक से नहीं सुना। अगर तुम्हारे मन के अंदर पढ़ाई को छोड़ के कोई और संकल्प भी आ रहा है, संकल्प भी कि भाई थोड़ा फेसबुक चला लूं, थोड़ा व्हाट्सएप देख लूं, थोड़ा दोस्तों से बात कर लूं, तो समझना कि मैं पाप कर रहा हूं। अपने आप तुम्हारा दिमाग फिर से ठंडा हो जाएगा अगले 3 महीने बस। उसके बाद बस वही सब सोचना जो नहीं सोचना चाहिए। एग्जाम के बाद पढ़ाई अगर तुमने सोचा तो पाप है। फिर एग्जाम के बाद क्यों सोचेंगे हम? मस्ती करेंगे। चलो आ जाओ, लिखो यहां तक। इन द गिवन केस introduction of new pension plan will not be treated as, बताओ बेटा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कितना प्यारा है ये। देखो इसका आंसर सबको पता है कि ये नहीं है, लेकिन इसको लिख पाने की क्षमता किसी किसी में है ना।
आपने कुछ लड़कों को देखा होगा, वो गर्ल्स इतना प्यारा बात करते हैं, इतना प्यारा बात करते हैं कि मतलब 2 घंटे में सेट कर लेते हैं। और तुम साला 2 साल से लगे हुए कुत्ता तुम्हें घास नहीं दे रहा। ये बेटा देखो, ये पर्सनालिटी का ये क्या बोलते हैं फर्क है। उसका सिल्की बिहेवियर है, तुम्हारा पत्थर वाला है। चलो चला जाए। टेस्ट योर नॉलेज नहीं है क्या? मैं देखूं जरा, एक मिनट, मैं किताब में और देखता हूं, नोट्स में, सीए इंस्टीट्यूट के नोट्स में। नहीं है बेटा। चलो पास्ट ईयर देखते हैं, वो तो देख ही सकते हैं। पुराने वाले नहीं देखूंगा पास्ट ईयर में, ठीक है, नए वाले देखूंगा। ये बताना, एज पर प्रोविजंस ऑफ AS5 external items should not be disclosed in a statement of profit loss as part of net profit and loss for the period। सही है गलत? बोल ही नहीं रहा है कोई। अरे ट्रू या फॉल्स बताओ। ट्रू या फॉल्स बताइए महाराज। फॉल्स है भाई। एक्सटर्नल आइटम को तो हमें अलग से दिखाना चाहिए, AS5 तो यही कहता है। बात नहीं मानना तो गलत होगा। अब मैं आपको कुछ नए पास्ट ईयर कराता हूं, नए वाले। बच्चों ये एडिशनल क्वेश्चन से मैं करा रहा हूं, नीचे मैंने प्रिंट आउट दे दिया, प्लीज ले लेना आप। अभी मोबाइल में देख लो या मैं यहां दिखा देता हूं। पास्ट ईयर बता देता हूं, पहले ये देख लो, बता दूंगा। देखो भाई, ये मई 2018 का क्वेश्चन है, चेक करो। PQR इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द अकाउंट। गुड्स 5 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया फ्लड में। कब डिस्ट्रॉय हुआ? सितंबर में। क्लेम वाज लॉज इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन कोई एंट्री हमने नहीं किया। मार्च 2018 में क्लेम पास हुआ और हमने 3.5 की पेमेंट करी। इस साल अकाउंटिंग किया 2018 में, कैसे करोगे? देखो हमें 15-16 में ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कब करा? 17-18 में। तो ये 17-18 में होगा। और ये किसके लिए हुआ है? फ्लड के लिए। तो फ्लड का लॉस है जो नॉर्मल आइटम तो नहीं है, तो इसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी दिखा सकते हैं। हाँ, तो प्रायर पीरियड बोल दिया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, एक ही बात है। तो प्रायर पीरियड के रूप में हम इस साल दिखाएंगे, क्योंकि होना चाहिए था पिछले साल। हालांकि इस AS9 जब पढ़ेंगे थोड़ा चेंज भी करेंगे। कंपनी ने प्रोविजन बनाया 2.5%।
रिव्यू करके क्रेडिट पीरियड अलाउ वगैरह को देखा तो हमने 8% करने का विचार किया 2018 में। 17-18 में इतना बनाया, अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है। हम 2.5 को 8 करना चाहते हैं। क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉसिबल है? नहीं, अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। अप्रूवल नहीं हुआ है तो प्रायर पीरियड क्या बोलते हैं, ये इवेंट अग्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में नहीं कर सकते हैं। अभी अप्रूव नहीं हुआ है, कुछ और इंफॉर्मेशन आई, कुछ और एनालिसिस किया तो पाया कि 2.5% नहीं 8% होना चाहिए। नहीं कर सकते क्या? कल पढ़ा तो था यार कि अगर कोई नई चीज आ जाए तो हम एस्टिमेट चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सॉरी क्या बोलते हैं, अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है और हम कुछ चेंजेज आ गई तो हम अपना एस्टिमेट बदल भी सकते हैं एज पर AS5। ठीक है कि नहीं? हाँ, नहीं 4 में तो इवेंट अकरिंग है, 5 में चेंज इन एस्टिमेट है। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है ये। कहां पूछा है? तो हम बोलेंगे कि भाई ना तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना ये प्रायर पीरियड है, ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। नीचे आंसर दे रखा है बेटा, देखो लिखा हुआ है नाइदर ए प्रायर पीरियड नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बताना है, ये मस्त क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। पढ़ो, स्टेट वेदर फॉलोइंग आइटम्स आर एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड या ऑर्डिनरी। बहुत बढ़िया। बताओ, एक्चुअल बैड डेट जो बाद में टर्न आउट टू बी मोर देन प्रोविजन, एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरिंग ऑफ PPE, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। S10 याद है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट ग्रांट कंपनसेशन फॉर एक्सपेंस receivable as compensation for expense in the previous accounting period। क्या बोल रहा है ये? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेज इनकर्ड इन प्रायर पीरियड। नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो बताता हूं, पिछले साल आपने खर्च किया था तो उसके लिए इस साल गवर्नमेंट ग्रांट मिला। ठीक है, बता, रुको ना। पिछले साल आपने एक्सपेंस किया था तो इसलिए आपको अब की बार गवर्नमेंट ग्रांट मिला, तो एरर नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब वो मिलने की उम्मीद हो तभी अकाउंट करना चाहिए, अदरवाइज उसकी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखो, AS12 करता है गवर्नमेंट ग्रांट का मिलना और गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड होना, दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है और इसीलिए ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंशियल लीज, वैसे तो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन किसी चीज को गलत ट्रीटमेंट करना क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो एरर है भाई। ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंशियल लीज आप ट्रीट कर रहे हो, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये गलती कब है ये देखना पड़ेगा। देखो आंसर क्या है इसका, लिखा है, एक मिनट, तो ये लिखना चाहिए ना, इन प्रीवियस ईयर, तब ना हम कर पाएंगे। प्रायर पीरियड आइटम करंट ईयर में थोड़ा ना होगा, प्रायर पीरियड आइटम। नीचे आंसर दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये भी एरर है। AS16 पढ़ा आप लोगों ने? वर्किंग कैपिटल का बोरोइंग कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं होता, तो बोलो कहां लिखे? प्रायर पीरियड आइटम। लेजिस्लेटिव चेंजेज लॉन्ग टर्म रेस्टो इफेक्टिव एप्लीकेशन, एक्सेप्शनल है, हालांकि ऊपर तो एक्सेप्शनल है ही नहीं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है लेकिन एक्सेप्शनल बोलेंगे। इसका आंसर देखो मैं क्या लिखा है,
हाँ तो वही मतलब एक्सेप्शनल तो ऑर्डिनरी का ही पार्ट होता है ना। देखने दो मुझे यार, तुम लोग के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। चलो आ जाओ। हाँ, चेंज इन, इसका मतलब पास्ट ईयर से कोई लॉन्ग टर्म चेंज ला दी। से मान लो आपका जीएसटी का रेट 10 था, गवर्नमेंट ने बोला ना 15 और 2017 से 2। ठीक है कि नहीं? इधर आओ, चेंज इन मेथड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम स्टेट लाइन टू डब्ल्यूडीबी। अकाउंटिंग, एक मिनट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट देखने दो। एक बात बताऊं बेटा, इसको लोग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं। लोग मानते हैं कि जरूर परिस्थितियों में कोई ऐसा बदलाव होगा जो आप स्टेट लाइन के बजाय क्या जानना चाह रहे हैं डब्ल्यूडीबी में। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हम लोग पहले, सुनो ना, हम लोग पहले मानते थे कि डब्ल्यूडीबी से स्टेट लाइन जाना पॉलिसी है, हम लोग ये भी कहते थे। लेकिन अब एस में चेंज आया है। एस कहता है कि देखो हम चेंज क्यों करते हैं, परिस्थितियों में चेंज होता है इसलिए। जरूर हमारा अब परिस्थिति बदला होगा, और परिस्थितियों में चेंज के चलते अगर कोई चेंज हो तो एस्टिमेट का चेंज है ना, इसीलिए इसको अब एस्टिमेट का चेंज मानते हैं बेटा। इसको स्पेशल मार्क करना। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इसके बारे में स्पेशली बोला गया है, इसको ध्यान देना। गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल 10% इन स्टेट ऑफ 15%। एस्टीमेट चेंज इन यूजफुल लाइफ, एस्टीमेट। ठीक है बेटा। और कौन सा बता रहे थे मुझे? इसका ना, यही ना। चलो आ जाओ, पढ़ो। अच्छा, पीछे वाले भी एक बार खुद से पढ़ कर देख लेना, प्रैक्टिस में कोई गलत थोड़ा ना है। लास्ट क्वेश्चन में करा देता हूं, और कल भी आना है, सबको याद रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एस 9, बहुत ही प्यारा, और परसों पढ़ेंगे एस 7। मंडे से होगा इन्वेस्टमेंट। ए लिमिटेड इंटर इनटू ए बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाई ए कस्टम मेड मशीनरी 4 लाख मिला। 31 मार्च बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन हमने चेंज कर दिया अपने मेथड को, न्यू मशीन की जरूरत ही नहीं है, और पूरे को पीएल में डाल दिया। ऐसा कई बार होता है। हम लोग भी कई बार जोश में ना कोई चीज देखते हैं, खरीद लेते हैं कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे, घर पे ले जाके पड़ा रहता है, कब इस्तेमाल है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं ऐसे जा रहा था कहीं पे, तो झील नहीं है, अब झील, तो झील कुरेजी के पास कुछ रोड पे बेच रहे थे वो तंदूर, कोयले वाला। कोयले वाला तंदूर मत बोलो, उसको क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ, जिसपे सेकना होता है पनीर को, बारबेक्यू। तो मैं आया, मैं ड्राइवर साहब को बोला ले आइए एक, 4-5 हजार का देते हैं, लोहे वोहे का होता है। तो मन में क्या ख्याल था कि यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं पनीर टिक्का बनता है। अब तो कभी पनीर टिक्का बनाने का मान लो खाने का मन हुआ तो ऑर्डर करो जोमेटो से, वो आते हैं ठंडा हो जाता, मजा नहीं आता। पनीर टिक्के का मजा है कि एकदम सामने बने तब। तो मंगा लिया। अब मंगा लिया, उसके बाद हुआ कि इसमें कोयला डाल के आग लगाना होता है, हमारे घर वालों ने मना कर दिया। पागल समझ रहे, कैसे नहीं करेंगे हम। भाई साहब बारबेक्यू तब से साइड में रखा हुआ है छज्जे पे, एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ, 3-4 साल हो गया होगा। हर घर में यही सही होता है, जैसे वो क्या आता है, वो माइक्रोवेव। लेडीज जोश में खरीदती हैं, उसके अंदर एक किताब भी होता है कि हाउ टू मेक पनीर टिक्का, हाउ टू मेक दिस। भाई साहब मुझे नहीं लगता किसी के यहाँ पहले दिन को छोड़ के दूसरे दिन का भी इस्तेमाल भी हुआ हो। बाद में चोखा चटनी यही सब रहता होगा, जैम। जब क्या आता 8-10 हजार का, 20 हजार का, 22 हजार का, 25 हजार का। हमारे घर में 3-4 परचेज हो चुका है, और यूज वही पहले 1 दिन 2 दिन होता है। ऐसे यहां हुआ। बताओ भाई क्या माने इसको। हाँ पीछे बता, 1.5 लाख का है वो पिज्जा का। हाँ जी, 1.5 लाख रुपए का पिज्जा का वो है, क्या बोलते हैं, हाँ उसका है, पिज्जा बनाने का। वैसे ही पड़ा हुआ है 1.5 लाख। किसी को चाहिए तो ले जाना यार। हम कैसे स्टार्ट करें, हमारा यही काम है क्या, पिज्जा बेचना। चलो सुनो भाई,
पीएल में जाएगा, एक्सेप्शनल आइटम जाएगा। मशीन खराब हो जाना, मशीन बेकार हो जाना एक्सेप्शनल आइटम है। और क्या भाई, बड़ी मशीन का राइट ऑफ करना एक्सेप्शनल आइटम ही तो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा ना बोलेंगे। तो दोस्त मेरे लिए तो आज यही था। मिलते हैं कल फिर सुबह और पढ़ते हैं AS9। थैंक यू। आज शाम को पढ़ना है लिक्विडेशन।